हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर अड्डा 24 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग एडुटेरिया का जो 7500 प्लस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जिसमें जो आपको सारा एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी ये जो है बुक है। तो आप सभी लोग जो है डेली हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर इसका डेली एक प्रैक्टिस सेट आएगा। तो आप लोग जो है डेली प्रैक्टिस सेट करिएगा। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को करने वाले हैं। इसमें जो है आपको सारा एग्जाम, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा बिहार एसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर एग्जाम और सभी जो है कि सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत उपयोगी ये बुक है। तो आप सभी लोग जो है इस बुक का सारा प्रैक्टिस सेट करिएगा। तो इसमें जो है आपको टोटल 150 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है। तो डेली हम लोग जो है इसमें एक प्रैक्टिस सेट को करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट में जो है आपका 50 क्वेश्चन दिया होता है। तो डेली हम लोग 50-50 क्वेश्चन करेंगे तो टोटल जो हम लोग जो है 7500 क्वेश्चन करेंगे। तो 75 से क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं, याद अगर आप लोग कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आप जो है किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आप जो है जीके जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसमें जीके जीएस यानी कि समान अध्ययन का प्रश्न रहता है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि इसका डेली क्लास जो है आप तक पहुंचे और डेली क्लास आप लोग कर सकेंगे। और इस क्लास के बाद अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस टेलीग्राम चैनल पे जो है इस वीडियो के बाद जो है इस क्लास का पीडीएफ चल जाएगा, तो आप लोग जो है खुद से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? बताइए सभी लोग, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक जो है इनमें से कौन थे? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी में रमेश चंद्र मजूमदार, ऑप्शन सी में भगत सिंह और ऑप्शन डी में बी आर अम्बेडकर। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो संस्थापक थे वह बी आर अम्बेडकर थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा जो है किस शहर में हुई थी? बताइए सभी लोग, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा जो है किस शहर में हुई थी? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है लखनऊ, ऑप्शन बी में है लाहौर, ऑप्शन सी में है इलाहाबाद, ऑप्शन डी में है कराची। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वह कौन होगा? तो ये जो इसका जो सभा का जो सभा ये जो है आपका 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का जो अनुरोध किया गया था, वह जो शहर था वह कौन सा शहर था? वह इलाहाबाद शहर था। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? बताइए सभी लोग, कौन सा व्यक्ति जो थे वह होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो आपके सामने ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एच एस अल्कॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एच एस अल्कॉट। एच एस अल्कॉट जो थे वह होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआ खली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? बताइए सभी लोग, नोआ खली घटना के समय जो है महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन बी में है महादेव देसाई, ऑप्शन सी में प्यारेलाल, ऑप्शन डी में वल्लभ भाई पटेल। तो सभी लोग बताइए, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव जो थे वह कौन थे? उनका जो निजी सचिव थे वह प्यारे लाल थे। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जिन लोगों को जो है
किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लास खत्म होने के बाद जो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे चला जाएगा, तो आप क्लास देखने के बाद एक बार और खुद से रिवीजन कर लीजिएगा तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद जो है गांधी जी ने किसको महत्व दिया? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है रचनात्मक कार्यक्रम को, ऑप्शन बी में है ईसा के समिति उपयोग को, ऑप्शन सी में है अंग्रेजों के समझौते को, ऑप्शन डी में है परंपरागत कार्यक्रम को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद जो है गांधी जी जो थे वो किसको महत्व दिए थे? तो रचनात्मक कार्यक्रम को जो है महत्व दिए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? आप लोग बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी की जो है इनमें से कौन सी रचना जो है नहीं पूछ रहा था, आप बताइए इसमें से बंकिम चंद्र चटर्जी का रचना कौन नहीं है? तो ऑप्शन है दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन बी में है आंदनम, ऑप्शन बी में है पोस्ट मास्टर, ऑप्शन डी में है देवी चौधरानी। इनमें से बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना जो है कौन नहीं है? तो पोस्ट मास्टर जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है रचना नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी का रचना है और पोस्ट मास्टर जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी का रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? बताइए सभी लोग, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने जो है ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का जो है प्रस्ताव रखा था? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन बी में है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी में है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी में है फिरोज शाह मेहता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वर्ष 1911 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का जो है प्रस्ताव रखा था। वो जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? बताइए यार सभी लोग, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला जो पहला शासक कौन था? तो सभी के सामने ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है शेरशाह, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है बाबर। तो बताइए दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक जो है वह कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। आप सभी लोग याद रखिएगा, दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला जो पहला शासक था वह अलाउद्दीन खिलजी था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? बताइए सभी लोग, कौन सा जो व्यक्ति इसमें से है वह रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शन है बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी है कुशल कुंवर, ऑप्शन सी है अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन डी है मंगल पांडे। तो इनमें से बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो रंपा विद्रोह से जो संबंधित व्यक्ति है वह है अल्लूरी सीताराम राजू। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना जो किसने की थी? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है बुल्ले शाह, ऑप्शन बी है करम शाह, ऑप्शन सी है यदुवेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है स्वामी सहजानंद। तो पागल पंथ की जो स्थापना था वह करम शाह ने करवाया था, करम शाह ने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पागल पंथ की स्थापना जो है वह करम शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत का जो युद्ध था उसमें बाबर के जीतने का जो है
मुख्य कारण जो है, मुख्य कारण जो क्या था? आपके सामने ऑप्शन है उसकी घुड़सवारी सेना, ऑप्शन बी है उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन सी है तुलुगमा पद्धति, ऑप्शन डी है अफगानों की आपसी फूट। तो बताइए सभी लोग, इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा? तो पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का जो मुख्य कारण था वह तुलुगमा पद्धति था। तुलुगमा पद्धति उसने अपनाया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है मलिक उल सर्क, ऑप्शन बी है हुसैन शाह सरकी, ऑप्शन सी है समउद्दीन इब्राहिम शाह, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की जो स्थापना है वह मलिक उल सर्क ने किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के 100 धान प्राप्त हुए हैं। बताइए सभी लोग, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान जो है कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है मालवा संस्कृति से, ऑप्शन बी है जोरवो संस्कृति से, ऑप्शन सी है कैथा संस्कृति से, ऑप्शन डी है आहार संस्कृति से। ये जो है जोरवे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? बताइए सभी लोग, भागवत संप्रदाय के विकास में जो है किसका योगदान जो है अत्यधिक था? तो ऑप्शन ए में है पार्थियन, ऑप्शन बी में है हिंद यूनानी, ऑप्शन सी में कुषाण, ऑप्शन डी में है गुप्त। तो भागवत संप्रदाय के विकास में जो है सबसे ज्यादा अत्यधिक योगदान जो था वह गुप्त वंश का था, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमेक स्तूप जो है कहाँ स्थित है? बताइए सभी लोग, धमेक स्तूप जो है वह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में है आगरा, ऑप्शन बी में मिर्जापुर, ऑप्शन सी में है जौनपुर, ऑप्शन डी में है सारनाथ है। तो धमेक स्तूप जो है वह सारनाथ में स्थित है। धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? बताइए सभी लोग, वह कौन सा ऐसा सुल्तान था जो खलीफा के अधिकार को मानने से जो है इनकार कर दिया था? तो आपके सामने ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो था अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वह अधिकार को मानने से जो है इनकार कर दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? बताइए सभी लोग, यूरोप को जो है उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर जो है अलग करता है? तो ऑप्शन ए में है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी में प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी में काला सागर, ऑप्शन डी में कैस्पियन सागर। तो यूरोप को जो है उत्तरी अमेरिका से उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है अलग करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है शिवलिंग शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में जो है भावर क्षेत्र किसका उदाहरण है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है ए में है मध्य भूमि स्थिति का, ऑप्शन बी में है अंतरा पर्वतीय स्थिति का, ऑप्शन सी में है गिरिपद स्थिति का, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण जो है वह गिरिपद स्थिति का जो है उदाहरण है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? कौन जो है वह सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए में है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी में है निहारिका, ऑप्शन सी में है ग्रह, ऑप्शन डी में है धूमकेतु। तो इनमें से जो है सौर परिवार से जो संबंधित नहीं है वो जो है निहारिका है। निहारिका जो है
वह सौर परिवार से संबंधित नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोट वाला क्वेश्चन है। देखिए, सूची योग को जो है सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। आपको जो है यहाँ पे बताना है अनुच्छेद जो अनुच्छेद 26 जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 40 में जो है क्या लिखा हुआ है, और अनुच्छेद 58 में जो है क्या लिखा हुआ है, और अनुच्छेद 239 में जो है क्या है। तो बताइए सभी लोग, अनुच्छेद 26 में जो है क्या है। तो अनुच्छेद 26 में जो है वह धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। तो एक का जो हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सी, एक यानी कि एक का 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है अनुच्छेद 40 में जो है क्या है, तो अनुच्छेद 40 में जो है वह ग्राम पंचायतों का गठन है। तो अनुच्छेद 40 में यानी कि बी का हो जाएगा 4 नंबर। और उसके बाद जो है अनुच्छेद 98 है। तो अनुच्छेद 98 में क्या है, तो अनुच्छेद 98 में है संसद सचिवालय। इसका जो है सी का 2 हो जाएगा। और उसके बाद जो बच गया 239, इसमें जो है संघ शासित क्षेत्रों का प्रसाधन है। तो बताइए सभी लोग इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। तो एक का जो है कौन होगा, तो एक का 3, एक का 3 कौन है, एक का 3 ए बी सी तीनों में है, तो डी में नहीं है, तो एक का 3 तो ये नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ से कट गया। उसके बाद बी, बी जो है बी में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। तो देखिए बी में 4 कौन में है, तो बी में 4 जो है ऑप्शन ए में भी है, बी में है, लेकिन सी में नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद है सी में, सी का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सी का 2 कौन में है, तो सी का 2 जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में है, बी में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद जो है डी का फर्स्ट हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से अब जो है बिहार में जो है दरोगा हो या यूपीएससी में भी जो है अधिकतर अब कोर्ट का ही प्रश्न पूछता है। तो आप लोग जो है ऐसा प्रश्न को भी बनाने का कोशिश करिएगा। इस तरह का प्रश्न जो है अब के एग्जाम में अत्यधिक पूछा जा रहा है। तो आप लोग जो है ऐसे प्रश्न को भी बनाने का कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। किस क्षेत्रों में से जो है राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 में है नागरिकों की शिकायत है, ऑप्शन बी में है आर्थिक मामले, ऑप्शन सी में है विधि निर्माण, ऑप्शन डी में है धार्मिक मामले। तो बताइए सभी लोग इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित क्षेत्रों में से जो है वह नागरिकों की शिकायत है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागरिकों की शिकायत जो है राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वह गलत है। आपको यहाँ से बताना है कौन सा कथन जो है वह गलत है। तो कथन 1 है मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। ऑप्शन बी में है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन सी में भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। ऑप्शन डी में है भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो इनमें से बताइए कौन सा जो है कथन गलत है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो है कथन गलत है। देखिए मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर जो अधिकार है, अधिकारित है, ये जो बिल्कुल कथन जो है वह सही है। बाकी संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, ये कथन गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान जो क्या एक पूर्ण संघीय संविधान है, तो नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो नहीं हटाया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुसार जो है उनमें से अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल कभी नहीं हटाया जा सकता है, तो ये भी कथन गलत है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। तो कौन कौन सा कथन गलत है, तो बी सी और डी कथन गलत है। तो बी सी और डी कौन से ऑप्शन में है, तो बी सी और डी जो है ऑप्शन नंबर डी में है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध जो है किस विषय से है? बताइए सभी लोग। 2011 में भारत के संविधान में जो 97 संविधान में जो है संशोधन हुआ था, वह किस विषय के संबंध में हुआ था? वो जो है किस विषय से संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शन में है 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। ऑप्शन बी में है सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। ऑप्शन सी में है आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास। ऑप्शन डी में भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था। तो ये जो 97वां संशोधन जो हुआ था वह आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास के लिए हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वह जो है सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन के लिए हुआ था। 2011 में जो भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का जो संबंध है वह सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन के लिए हुआ था। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? बताइए भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून जो है वह कब पारित किया गया? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में 1992 ईस्वी, 1994, 1996, 1999। तो भारत के संसद द्वारा जो है पंचायत प्रावधान कानून जो है वह 1996 ईस्वी में पारित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक खाली स्थान है। व्यक्ति प्रयोज्य आय एक जो है वह क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन ए में है पीडीआई जो है व्यक्ति आय और व्यक्ति कर भुगतान है। ऑप्शन बी में है पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान है। पीडीआई जो है व्यक्तिगत आय या गैर कर भुगतान है। ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो बताइए सभी लोग व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई जो है वह एक क्या है? तो ये जो है पीडीआई जो है वह व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत कर भुगतान गैर कर भुगतान है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह एक क्या है? तो ऑप्शन एक में है एक द्रव है। ऑप्शन बी में पारदर्शी है। ऑप्शन सी में अत्यंत वाष्पशील है। ऑप्शन डी में सुचालक है। तो शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है। क्यों देती है? क्योंकि जो है यह अत्यंत वाष्पशील है। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि ये जो है अत्यंत वाष्पशील है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तो आपके सामने ऑप्शन ए में है तापमान परिवर्तित होता है। ऑप्शन बी में है ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। ऑप्शन सी में है वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। ऑप्शन डी में ऊष्मा का प्रवाह जलवाष्प से जल की ओर होता है। तो जब जलवाष्प में जो परिवर्तित होता है तब जो है वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का खाली स्थान प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उन्हें खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बताइए सभी लोग हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को जो है कितना प्रतिशत ग्रहण करता है और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन ए में है 2%, ऑप्शन बी में है 1%, ऑप्शन सी में 5%, ऑप्शन डी में है 10%। सभी लोग बताइए कितना प्रतिशत जो है ग्रहण करता है? यह जो है 1% ग्रहण करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का जो है 1% जो है ग्रहण करता है और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची में धातु है और इससे संबंधित रोग है। आपको बताना है किस धातु से कौन सा रोग होता है। तो पहला धातु है आर्सेनिक। आर्सेनिक से जो है कौन सा रोग होता है? आर्सेनिक से जो है फेफड़े का कैंसर होता है। तो एक का जो है यह हो जाएगा। उसके बाद जो है कैडमियम। कैडमियम धातु से जो है किस प्रकार का जो है रोग होता है? तो कैडमियम से जो है वह हड्डियों में कमजोरी होता है। तो बी का हो जाएगा 3। उसके बाद जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड से जो है किसके संबंधित जो है कौन सा रोग होता है? तो इससे जो है श्वसन संबंधित समस्या होता है। और बेरियम जो धातु है इससे जो है मस्तिष्क सूजन की जो है समस्या होती है। तो अब बताइए इसका आंसर जो है कौन होगा? तो पहला में जो है एक ए जो है ए का एक हो जाएगा। तो देखिए ए का एक जो है किस ऑप्शन में है? तो ए का एक जो है ऑप्शन ए में नहीं है। ए का एक ऑप्शन बी में भी है और डी में है, सी में नहीं है। तो अभी बी और डी में से जो है कौन सा होगा? अब देखिए बी में जो है 3 एहू इस 3 जो है बी में भी है और 3 जो है डी में भी है। उसके बाद जो है 2 जो है, अब सी जो है सी का 4 जो है किस में है? तो सी का 4 जो है ऑप्शन बी में नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सी का 4 जो है ऑप्शन डी में है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 29 का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया जो है क्या कहलाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है जल अपघटन, ऑप्शन बी में है सावनीकरण, ऑप्शन सी में हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन डी में है एस्टिकीकरण एस्ट्रिकरण। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो है एस्टिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया जो है वह एस्टिकरण कहलाती है, एस्ट्रिकरण। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में जो है परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है बाइंड्स बल्ब द्वारा, यानी किसके द्वारा रखा जाता है? तो ऑप्शन है बाइंड बल्ब द्वारा, ऑप्शन बी में है धात्विक आबंध द्वारा, ऑप्शन सी में आयनिक आबंध द्वारा, ऑप्शन डी में असंयोजी आबंध द्वारा। तो बताइए सभी लोग, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर जो है रखा जाता है, वह किसके द्वारा रखा जाता है? ये जो है बाइंडर बाल्स बलों द्वारा जो है मिलाकर रखा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से जो है संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताइए भूरी वायु बनने से जो है कौन सा संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वह एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से जो है संबंधित है। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? किस प्रकार के ऊतक से जो है मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? ऑप्शन ए में पेशीय ऊतक से, ऑप्शन बी में तंत्रिका ऊतक से, ऑप्शन सी में है उपकला ऊतक से, ऑप्शन डी में संयोजी ऊतक से। तो किस प्रकार के ऊतक से जो है मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो मनुष्यों में जो ग्रंथि का निर्माण जो होता है वह उपकला ऊतक के द्वारा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? मनुष्य की लार में जो उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम जो है वह किस रूप में कार्य करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है प्रतिजीवाणु कारक, ऑप्शन बी में है जाइमोजन, ऑप्शन सी में है एमाइलेज, ऑप्शन डी में है लाइपेज।
तो मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक जो लाइसोजाइम होता है वह जो है प्रतिजीवाणु कारक के रूप में जो है कार्य करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? पौधों में जो है रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए में है प्रासरणीयता पर, ऑप्शन बी में स्फीति दाब पर, ऑप्शन सी में है बाष्पोत्सर्जन पे, ऑप्शन डी में है निस्यंदन पे। तो पौधों में जो है रंध्रों का खुलना एवं बंद होना जो है स्फीति दाब पर निर्भर करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन फूल का एक अंश या भाग है? कौन सा जो है वह फूल का एक अंश या भाग है? आपके सामने ऑप्शन है मध्य शिरा, स्त्री केसर, शिराएं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है फूल का एक अंश या भाग जो है वह स्त्री केसर है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। स्त्री केसर जो है वह फूल का एक अंश या भाग है। नेक्स्ट है सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफेद फास्फोरस पे जो आपको विचार करना है तो यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। और कथन 2 है यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो बताना है इन दोनों कथनों में से जो है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। यह जो सफेद फास्फोरस जो है वह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। और सफेद फास्फोरस यह जो है अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर जो है स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो ये जो है दोनों कथन सही है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये और भी ये और दोनों एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिक संकुलन है? नासिक संकुलन के लिए जो है उत्तरदायी है। बताइए सभी लोग सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन एक में है एंटी हिस्टामिन, ऑप्शन बी में है हिस्टामिन, ऑप्शन सी में है प्रतिअम्ल, ऑप्शन डी में विटामिन। तो बताइए सामान्य ठंड में इनमें से जो है कौन नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो है हिस्टामिन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का जो निर्माण है वह किस कोशिकांग द्वारा होता है? ऑप्शन ए में है अंत द्रव्य जालिका में, ऑप्शन बी में है हरित लवक में, ऑप्शन सी में है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी में है गोल्जी का है। तो केंद्रक कला का जो निर्माण होता है वह जो है किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो ये जो है अंत द्रव्य जालिका में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्र कला का निर्माण जो है वह अंत द्रव्य जालिका में होता है। नेक्स्ट है लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर जो है किस उत्तक का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में है ग्रंथिल उत्तक, ऑप्शन बी में है उपकला उत्तक, ऑप्शन सी में है पेशीय उत्तक, ऑप्शन डी में है संवहनीय उत्तक। लसिका एवं रुधिर जो है वह किस उत्तक का उदाहरण है? ये जो है लसिका और रुधिर जो है संवहनी संवहनीय उत्तक का जो है एक उदाहरण है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो है खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो ऑप्शन ए में है अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, ऑप्शन बी में वाणिज्य बैंकों द्वारा उद्योग और
व्यापार क्षेत्रों में ऋण देना। ऑप्शन सी में है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। ऑप्शन डी में ये तथा बी दोनों। तो बताइए 41 का जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन जो है वह आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के कार्य और विक्रय करना है, क्रय और विक्रय करना। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार जो है परिचालन जो है वह आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना है। नेक्स्ट है पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश जो है निम्न में से किस समिति ने की थी। तो ऑप्शन एक में है तारापोर समिति, ऑप्शन बी में है रंगराजन समिति, ऑप्शन सी में है आबिद हुसैन समिति, ऑप्शन डी में है नरसिंहन समिति। तो पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश जो है तारापोर समिति ने की थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश जो है इनमें से तारापोर समिति ने की थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में जो है परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो ऑप्शन ए में है विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन बी में है जीन ब्रून्स, ऑप्शन सी में है एच एन बिरोज, ऑप्शन डी में है फेडरिक रेटजेल। बताइए सभी लोग इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। तो भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में जो परिभाषित करने वाला विद्वान है वह एच बेरॉन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। बताइए सभी लोग भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। तो ऑप्शन ए में है पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन बी में पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी में पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी में बी और सी दोनों। तो भारत के निम्नलिखित में से जो है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को जो है जैव विविधता का जो है हॉटस्पॉट माना जाता है, यानी कि बी और सी। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन ए में 19 मई, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 23 जुलाई, ऑप्शन डी है 18 सितंबर। तो विश्व संगीत दिवस जो है वह 21 जून को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है वह कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए में है कच्छ में, ऑप्शन बी है सुंदरवन में, ऑप्शन सी है चिल्का झील में, ऑप्शन डी है निकोबार द्वीप समूह में। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है वह कच्छ में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है। बताइए आप सभी लोग किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है। तो आपके सामने ऑप्शन ए में है अरविंद घोष, ऑप्शन बी में रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी में महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में स्वामी विवेकानंद। तो किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है। ये जो है महात्मा गांधी ने कहा था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का जो है
प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी में है श्रीपाद अमृत डांगे, ऑप्शन सी में एनी बेसेंट, ऑप्शन डी में है सर सैयद अहमद खान। तो बताइए 10 वशिष्ठ नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वह सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जो है किसने किया था? तो ये श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भैंसा सिंह नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जो है जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी में असम, ऑप्शन सी में मिजोरम, ऑप्शन डी में है नागालैंड। तो भैंसा सिंगी नामक जाति जो है वह नागालैंड में पाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है एचडीपीई का जो है पूरा नाम क्या है? एचडीपीई का जो है पूरा नाम क्या है? तो एचडीपीई का जो पूरा नाम है वह हाई डेंसिटी पोलेथिलीन नाम है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो और नीचे जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं एक बार। तो एक पहला कथन है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह नर्मदा घाटी से हुआ है। और सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण जो है वो मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र में एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष जो है दमदावा से मिला है। गर्भ आवास के साथ जो है वह बुरजहोम से प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो है वह बुरजहोम से प्राप्त हुआ है। और जूते हुए खेत का जो साक्ष्य जो है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त जो है वह कालीबंगन एवं लोथल से हुआ है। युग्म समाधि का प्रमाण प्राप्त जो है वह कालीबंगन एवं लोथल से हुआ है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है एक को कर लिए हैं जिसमें 50 प्रश्न दिया हुआ था। तो आप सभी लोग जो है ईमानदारी से बताइएगा कमेंट करके 50 प्रश्न में से जो है आप कितने प्रश्न जो है सही कर पाए हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को किए हैं। तो कल हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करेंगे। तो जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और उस क्लास को सबसे पहले आप कर सकें। और इस क्लास का जो है अभी इसका जो है क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा। आप लोग वहां से जो है इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में। आज के इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।